हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए तरीके का वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि अभी तक हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देख रहे थे, लेकिन आज हमने ये देखना है कि ज्योग्राफी को पढ़े कैसे। क्योंकि जैसे ही मैं लेक्चर्स दे रहा था तो कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या फिर कोई भी चीज़ है तो उसको किस तरीके से पढ़ने के बाद किस तरीके से मेमोराइज रखे कि आगे भी जो क्वेश्चन है वो बने। तो एक मैं पूरा हॉलिस्टिक वे में आज बताऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर मैं ये बुक ले रहा हूँ, कोई ये बुक ले रहा हूँ। मैं आपको एक पूरे हॉलिस्टिक वे में बताता हूँ जिससे कि अगर आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ें और लेक्चर्स को देख लें तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चन जो है ना, इधर वो बीपीएससी का हो यूपीएससी का हो, आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, जो सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ज्योग्राफी का पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा या फिर फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करें या फिर इंडियन ज्योग्राफी देखें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप क्या कीजिए कि एक एटलस ले लीजिए। ठीक है, और एटलस लेने के बाद आप सबसे पहले सारे जो भी कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप 2-3 पार्ट करके डिवाइड कर लीजिए कि आपको देखना क्या क्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोर लग रहा है तो आपको करना क्या है, एटलीस्ट 2 मैप तो आपको देख ही लेना है बेसिक्स रूप में। ठीक है, क्वेश्चन के बनाने के पर्पज से नहीं, आपको ज्योग्राफी के पढ़ने के पर्पज से, क्योंकि इसी कारण से ज्योग्राफी टफ हो जाता है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने बताया कि ज्वालामुखी वहां पे इस तरीके का है, अब आप पहले ही दिमाग में लगोगे कि इंडोनेशिया है कहाँ पे, आपको वही नहीं समझ में आएगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो करना क्या है, सबसे पहला जो चीज़ करना है ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एटलस देख लेना है। 2 एटलस तो एटलीस्ट देखना ही है। ठीक है, कौन कौन सा, एक फिजिकल का, ठीक है, और एक पॉलिटिकल। फिजिकल और पॉलिटिकल आप पूरे अच्छे तरीके से देखिए सारे कंटिनेंट्स के अंदर। तो कैसे पढ़ें, कंटिनेंट्स के अंदर एटलस को कैसे पढ़ें, तो सबसे पहला जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एटलस को पढ़े कैसे, है ना। तो क्या करना है, मैं जो तरीका बताता हूँ और हमारे जितने भी एस्पिरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते भी होंगे मेरा ये तरीका। तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोग को एक एटलस खरीदवाता हूँ और एक आपको ये हाइलाइटर जो है वो खरीदवाता हूँ, और उसके बाद मैं डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस आपको मार्क करने के लिए बोलता हूँ। पहला चीज़ मार्क करना है। आप भी क्या करेंगे, सेम यही चीज़ कि आप एटलस को खोलिए। एटलस को खोलने के बाद आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपने एशिया का एटलस देखा, तो एशिया के एटलस में एक तो फिजिकल है, ठीक है, भौतिक है ना, और दूसरा जो एटलस है वो क्या है, पॉलिटिकल, राजनीतिक। तो जो पहले तो पॉलिटिकल एक बार ओपन कर लेते हैं। क्या करना है, पॉलिटिकल ओपन करने के बाद आपको एटलीस्ट जो है ना ऐसे ऐसे लाइन बनाकर कंट्रीज की बाउंड्री ड्रॉ की गई है। तो लाइन बनाकर आप क्या कीजिए कि कंट्री की बाउंड्रीज को सर्च कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि पेंसिल से आप एक बार मार्क कर लीजिए या फिर हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए। तो आप कोई भी कंट्री को देखिए तो उसके एडजेसेंट कंट्रीज जो हैं, जो उसके से टच करने वाले कंट्रीज हैं, उनको भी एक बार मार्क कर लीजिए। और मार्क करने से आपका क्या होगा ना कि ये बेसिक, देखिए याद तो पूरे कंट्रीज रहते नहीं है, लेकिन ये करना आपको जरूरी है, क्योंकि जो मैप का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो कि आपको रिसेंट में न्यूज में रहा हो। लेकिन तो ऐसा आप सोचने लगेगा कि जो रिसेंट में न्यूज रहा है बस हम वही एटलस देखकर चले जाएं, तो फिर आपका ज्योग्राफी जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सारे को आप जो एडजेसेंट जो आपके कंट्रीज हैं उनके साथ उसको ऐड कर दीजिए, मार्क कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए आप कहाँ पे, फिजिकल मैप के अंदर। फिजिकल मैप के अंदर आप सबसे पहले जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो नदियों को सर्च कीजिए। तो नदियों में क्या सर्च कीजिएगा, एटलीस्ट इसका मुहाना कहाँ कहाँ पे। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि 5-6 नदी का नाम दे दिया था, कहाँ पे, आपको अफ्रीका के अंदर, और पूछा कि कौन कौन सा नदी है जो कि इंडियन ओशन में गिरती है। तो नदी का एटलीस्ट मुहाना जो है ना वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि इनका मुहाना कहाँ कहाँ पे है। दूसरा, जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों को देखिए। कुछ वीडियोज भी होंगे पहले के जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो पर्वत श्रेणियों को देख लीजिए, ठीक है, पठार को देख लीजिए, है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे करके आते हैं कि कौन कौन सा वलित पर्वत है,
तो आप देखेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में कि जब दो प्लेट्स, अभी अगले जो वीडियोस में मैं बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो दो प्लेट्स जहां पर एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं वहां पर माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है फोल्ड माउंटेन होगा। तो आपको सिर्फ अगर आपको माउंटेन का लोकेशन पता है कि वो लोकेशन कहां पे है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पे कोलिजन हुआ है, तो वो फोल्ड माउंटेन। क्योंकि अब ऐसे करके आप सारे पर्वतों को कौन फोल्ड माउंटेन है, कौन आपको ये ब्लॉक माउंटेन याद करना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे ना। तो लोकेशन याद रखना काफी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप पठार को देखेंगे। पठार को देखने के बाद आप झीलों को जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि झील से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है कौन बड़ा झील है, कौन छोटा झील है, कौन मीठे पानी का गहरा झील है, इस तरीके का। एक आपको आता है कि कौन सा रिफ्ट वैली लेक है। अब ये रिफ्ट वैली लेक आप याद कर सकते हैं क्या इतना सारे लेक्स में कि कौन सा रिफ्ट वैली लेक है? नहीं, कैसे पता होगा? तो आप जैसे मान लीजिए अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीका के अंदर क्या है, एक ग्रेट रिफ्ट वैली है। अब उस ग्रेट रिफ्ट वैली में जहां जहां पे झील है वो सारा क्या होगा, रिफ्ट वैली लेक होगा, है ना। जैसे टंगानिका लेक हो गया, आप लेक्स को मार्क करना, वहां पे एक रिफ्ट वैली है और आपको अगर उसका लोकेशन पता है, सारे लेक्स का लोकेशन पता है, तो वो कैसा होगा, रिफ्ट वैली लेक होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है स्ट्रेट का, जल संधि का। तो जल संधि भी आप अगर एटलस देख रहे हैं तो आपकी जो जल संधि है वो भी बन जाएगी, है ना, कि कौन सा। अब ये जल संधि में क्या होता है, दो वाटर बॉडीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है, दो लैंड पोर्शन को सेपरेट करता है। तो जल संधि में भी आपको ये देखना होगा कि कहां पे है ये, आपको दो वहां पर ये होंगे, दो लैंड पोर्शंस होंगे, दो वाटर बॉडीज होंगी, तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बैठकर रटते हैं। आप अगर एटलस में मार्क करते चलेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो एटलस भी स्टैंडर्ड एटलस लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस लीजिए या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस लीजिए, ठीक है। ओरिएंट ब्लैक स्वान का या फिर ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एटलस में जो है ना आपको सारा चीज नहीं मिलेगा। जो जहां तक कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको ये दोनों में से कोई एक भी ले लेंगे तो वो आपको कवर कर देता है, ठीक है। तो ये तो रही एटलस की बात। सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप पहुंचिए फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी पहुंच गए। फिजिकल ज्योग्राफी में जो मैं आपको लेक्चर्स बता रहा हूँ, लेक्चर्स करा रहा हूँ, वो तो ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। 11th क्लास की जो है ना एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। देखिए इस किताब की खासियत क्या है कि इतना पतला सा बुक है और इस पतले से बुक में हर चीज लिखा हुआ है। इतनी पतली सी बुक है और इसमें हर चीज लिखा हुआ है और सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो इसके लिए यहाँ पर गोची लियोंग की बुक को भी यूज कर सकते हैं, जीसी लियोंग की। लेकिन इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा और मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इसके लैंग्वेज थोड़े से टफ दिए हुए हैं, तो इसको मल्टीपल टाइम्स यूज करने का पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन इतनी अच्छी पुस्तक है कि एक के अंदर ही, एक लाइन के अंदर ही कई सारे ऐसे लाइंस लिखे हुए हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बार पढ़िएगा तो नहीं क्लियर होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा तभी आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो आप ये कीजिए। इसके अलावा 11th क्लास की तो ये तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये फिर या फिर जीसी लियोंग जो है ना, ये दो बुक अगर कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको जो है ना इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी फिर से वही एटलस ले लीजिए और एटलस के बाद 11th क्लास की बुक है भौतिक पर्यावरण और एक 12th क्लास की बुक है आपको आर्थिक भूगोल करके। तो वो दोनों बुक में आपका 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी, इन दोनों से आपका काम जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से 11th क्लास वाली जो एनसीईआरटी है, यहाँ से आप देखेंगे हर साल यूपीएससी में और बीपीएससी में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको एटलस के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। तो जो भी पढ़िएगा उसको एटलस में एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप यूपीएससी बीपीएससी के अंदर तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी के अंदर जो है ना वो क्या है, वो है आपको मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल से जो क्वेश्चन संबंधित आते हैं वो भी आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो हॉलिस्टिक वे में अगर हम लोग देखें तो आपको एटलस एक लेना है और 4 एनसीईआरटी लेनी है पतली पतली, ठीक है। ये लगभग 700-800 पेज होंगे,
इसको, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इसको एक पढ़िएगा, क्योंकि इसके लैंग्वेज थोड़ी टफ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब आप भारत भौतिक भूगोल देखेंगे ना, तो देखेंगे कि मतलब इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हुए, जैसे 2-4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, और डायरेक्टली वो क्वेश्चन यूपीएससी में आया कि एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पूर्वी हिमालय है, इस पूर्वी हिमालय में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, मतलब चाय पत्ती की खेती होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में नहीं होता है। कारण क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो मेंस के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, तो आप इसको पढ़िए। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।